डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे ग्रुपिंग ऑफ सेल्स इन सीरीज एंड पैरेलल। पिछले वीडियो में हम ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टर और ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर को पढ़ चुके हैं। आज हम सेल्स की बात करते हैं। देखो, सेल्स को भी जैसे हमने रजिस्टर को सीरीज और पैरेलल में जोड़ा था, उसी प्रकार से सेल्स को समझते हैं कि सेल्स को हम सीरीज में कब बोलेंगे। पहला केस लेता हूं मैं, सेल्स इन सीरीज। सेल्स को हम सीरीज में कब बोलेंगे? सपोज वी हैव द सिंपलेस्ट केस, वी हैव टू सेल। हम दो सेल लेके चलते हैं, उसके बाद में उसको जनरलाइज कर लेंगे कितनी भी सेल हो। तो पहले बात करते हैं टू सेल्स इन सीरीज। सेल्स को हम सीरीज में कब बोलेंगे? देखो, यहां पर हमने दो सेल ले रखी, एक सेल की ईएमएफ E1, एक सेल की ईएमएफ E2। पॉइंट ए और सी के बीच में दो सेल हमने लगा दी और इनका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो फर्स्ट सेल का मान लिया R1, सेकंड सेल का क्या है R2। अब देखो, इनको हम सीरीज में किस प्रकार से जोड़ रखा है। एक सेल के नेगेटिव को अगली सेल के पॉजिटिव से, अगर और सेल होती तो क्या करते, इसके नेगेटिव को उससे अगली सेल के पॉजिटिव से जोड़ दे। तो हम यूं कहते हैं कि सेल्स को हम सीरीज में कब बोलेंगे? इफ नेगेटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अनदर सेल एंड इट्स नेगेटिव टू अनदर सेल एंड सो ऑन। इस प्रकार से हम सेल्स को जोड़ते जाएं। जैसे मान लो, मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूं। ये मेरे पास में तीन सेल है। देखो, आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि ये सेल का पॉजिटिव टर्मिनल है और ये कौन सा है? नेगेटिव। अब इस एक सेल को हम दूसरी सेल के साथ में इस प्रकार से जोड़ दें कि इसके पॉजिटिव को अगली सेल के नेगेटिव से जोड़ दिया। इसी प्रकार से हम तीसरी सेल ले लेते हैं कि अपन ने तीसरी सेल ये ले ली। तीसरी सेल का देखो, ये इसका पॉजिटिव हो गया, इसके साथ में इस सेल का नेगेटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। सेल्स को हमने इस प्रकार से जोड़ दिया। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो सेल हैं, दीज आर कनेक्टेड इन सीरीज। सो दिस कॉम्बिनेशन इज नोन एज सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। तो हमारे पास में सेल्स को हम सीरीज में कब बोलेंगे? डेफिनेशन क्या आ जाएगी? टू सेल्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज इफ ये कहते हैं कि पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ one cell is connected to negative terminal of next cell and so on। इस प्रकार से हम जोड़ते जाएंगे कि पॉजिटिव को अगले के नेगेटिव से, अगले के नेगेटिव को उससे अगले के पॉजिटिव से, या एक के पॉजिटिव को अगली सेल के नेगेटिव से, फिर उसके पॉजिटिव को अगली सेल के नेगेटिव से। इस प्रकार से जोड़ते जाएंगे। तो ये कॉम्बिनेशन कहलाता है सीरीज कॉम्बिनेशन। अब जब हम सेल्स को सीरीज में जोड़ लेते हैं, उसके बाद में हमें क्या निकालना है यहाँ पर कि हमने पॉइंट ए और सी के बीच में दो सेल जोड़ दी। नाउ वी हैव टू फाइंड व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट ईएमएफ ऑफ दीज टू सेल्स। या कितनी भी सेल हम सीरीज में जोड़ दें तो वो सेल को सीरीज में जोड़ने के बाद में इक्विवेलेंट ईएमएफ कितनी आएगी, इन सेल्स का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। तो इसको समझते हैं हम। हमने यहाँ पर दो सेल ले रखी, मान लेता हूँ कि लेट V1 इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस फॉर फर्स्ट सेल बिटवीन पॉइंट A एंड B। ये जो हमारी फर्स्ट सेल है, देखो फर्स्ट सेल पॉइंट ए और बी के बीच में कनेक्टेड है। तो इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या मान लेते हैं हम? V1। इसी प्रकार से जो सेकंड सेल है, सेकंड सेल के लिए सेकंड सेल कनेक्टेड है कहाँ पर? B और C के बीच में। तो B और C के बीच में जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या मान लेते हैं हम? V2 इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेकंड सेल। सो हम ये कहते हैं कि टोटल पोटेंशियल बिटवीन पॉइंट ए एंड सी,
पॉइंट ए और सी के बीच में जो टोटल पोटेंशियल जो आ जाएगा दैट इज V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। अब देखो हमने पिछले वीडियो में इन EMF और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में रिलेशन निकाला था। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि आपने इस चैप्टर का पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पिछला वीडियो जरूर देखें। उसमें हमने प्रूव कर रखा है कि रिलेशन बिटवीन EMF एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। और साथ ही यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दें ताकि आपको हर वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। देखो हमने जो रिलेशन किया था वो क्या निकाला था, V इज इक्वल टू E माइनस IR। इस रिलेशन में V क्या है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, E क्या है, EMF ऑफ सेल, I क्या है, करंट, R क्या है, रेजिस्टेंस। मान लेते हैं कि भाई ये जो दोनों सेल मिलकर इस सर्किट के अंदर जो करंट सप्लाई करेंगी, लेट I बी द करंट सप्लाइड बाय द सेल्स। ये जो सेल करंट सप्लाई करती है वो हमने क्या मान लिया, I। अब देखो हम यदि पॉइंट A और B के बीच में फर्स्ट सेल के लिए टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकालें V1 यूजिंग दिस रिलेशन, देन वी कैन से दैट V1 इज इक्वल टू E का मतलब EMF, फर्स्ट सेल की EMF अपन ने ले रखी है E1, करंट कितना है I, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या माना हुआ है R1। सो वी कैन से दैट V1 इज इक्वल टू E1 माइनस में IR1। हम इसको मान लेते हैं 1, ये मान लेते हैं 2। इसी प्रकार से यदि हम सेकंड सेल के लिए V2 की वैल्यू निकालते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट B एंड C, V2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा A2, सेकंड सेल की EMF A2 माइनस में I और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है R2। सो ये मान लेते हैं थर्ड। अब यदि हम सेकंड और थर्ड को फर्स्ट में यूज कर लें तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, पॉइंट A और C के बीच में जो पोटेंशियल जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस या यूं कहते हैं कि पोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन पॉइंट A एंड C क्या आ जाएगा, V इज इक्वल टू V1 की वैल्यू यहां से पुट कर देते हैं E1 माइनस में IR1 प्लस V2 की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं E2 माइनस में IR2। और ये कहते हैं कि V इज इक्वल टू, दोनों को एक साथ लिख देते हैं E1 प्लस E2 और ये बचा माइनस IR1 माइनस IR2। इन दोनों में से मैं माइनस I को कॉमन ले लेते हैं और क्या बचेगा R1 प्लस R2। तो हमारे पास में एक ये रिलेशन आ गया, V इज इक्वल टू E1 प्लस E2 माइनस IR1 प्लस R2। देखो इस रिलेशन को हम दोबारा से यहाँ लिख देते हैं, जो हमने यहाँ पर जो टोटल पोटेंशियल जो निकाल दिया पॉइंट A और C के बीच में, V इज इक्वल टू E1 प्लस E2 माइनस में IR1 प्लस R2। अब देखो हम अगर ये मान लें कि पॉइंट A और C के बीच में हमने जो दो सेल लगा रखे हैं, इन दोनों के इक्विवेलेंट, ये मान लेता हूं कोई सेल which is equivalent to these both cells और which is connected between point A and C। और इस सेल की जो इक्विवेलेंट EMF है वो हम मान लेते हैं E इक्विवेलेंट और इन दोनों को मिला के जो रेजिस्टेंस बनेगा उसको नाम दे दिया मैंने R इक्विवेलेंट एंड लेट I बी द करंट। सो इस केस में हम क्या कह सकते हैं, V इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट माइनस में I R इक्विवेलेंट। मतलब इस सर्किट का इक्विवेलेंट डायग्राम अपन ने ये बना दिया। तो हमारे पास में रिलेशन क्या आएगा, V इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट माइनस में I R इक्विवेलेंट। सो ये कहते हैं कि 4 इक्विवेलेंट सर्किट, इस सेल जो हमारे पास दो सेल थे इनके इक्विवेलेंट जो अपन ने सर्किट बना दिया, उस सर्किट के लिए हमारे पास में रिलेशन ये आ गई, V इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट माइनस में I R इक्विवेलेंट। नाउ इफ वी कंपेयर दीज टू रिलेशंस, अब यदि हम यहाँ पर इन दोनों रिलेशंस को कंपेयर करें
तो वी कैन सी दैट दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस इन बोथ केस बिटवीन पॉइंट ए एंड सी। ई इक्वलेंट किसके बराबर आ जाएगा? ई इक्वलेंट इज इक्वल टू E1 प्लस E2। इसी प्रकार से I दोनों में कॉमन है, तो इसका मतलब R1 प्लस R2 किसके बराबर आ जाएगा? R इक्वलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास में जो रिजल्ट आया वो क्या आया? यदि हम सेल्स को सीरीज में जोड़ेंगे तो जो इक्विवेलेंट ईएमएफ है वो कितनी आएगी? E1 प्लस E2। मान लो ये तो हमने दो सेल ले रखे हैं, दो सेल की जगह यहाँ पर यदि n सेल होती तो n सेल के केस में इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या होती? E1 प्लस E2 प्लस E3 एंड सो ऑन प्लस En। जैसे अभी मैंने आपको तीन सेल दिखाई दी। वैसे मान लो हम यहाँ बात करते हैं, यहाँ पर प्रत्येक सेल की जो ईएमएफ है वो होती है 1.5 वोल्ट। यदि हम इन दो सेल्स को जोड़ देंगे तो अब ये बन जाएंगी 3 वोल्ट की। यदि इसके साथ में तीसरी हम और जोड़ देते हैं तो ये कितने की बन जाएगी? 4.5 वोल्ट की। तो जितनी सेल्स को जोड़ते जाएंगे क्या होगा? इक्विवेलेंट ईएमएफ उन सभी की जो ईएमएफ है उसके सम के बराबर आ जाती है। अब अगर हम ये कह दें कि मान लो यहाँ पर जो सेल्स हैं, इफ दीज सेल्स आर आइडेंटिकल, अगर ये सेल आइडेंटिकल हो मतलब इन सभी की ईएमएफ सेम है, सभी का जो इंटरनल रेजिस्टेंस सेम है, तो वी कैन से दैट ई इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होगा? ई प्लस ई प्लस ई प्लस ई। ई को हम कितने टाइम जोड़ेंगे? n टाइम। तो इक्विवेलेंट ईएमएफ यदि सेल आइडेंटिकल हो तो ये आ जाएगी E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू n E। इसी प्रकार से रेजिस्टेंस की बात करते हैं। देखो टोटल रेजिस्टेंस कैसे है? दोनों सेल्स के इंटरनल रेजिस्टेंस को हमने जोड़ दिया, दैट इज R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2। तो इसका मतलब क्या है? यदि सेल सीरीज में जुड़ी हुई हैं तो उनका इंटरनल रेजिस्टेंस भी सीरीज में जुड़ जाएगा। और ये हमने रेजिस्टेंस के सीरीज कॉम्बिनेशन में फार्मूला पढ़ा हुआ है कि रेजिस्टेंस यदि सीरीज में जुड़े हुए हो तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं? R1 प्लस R2 प्लस R3। सो इफ सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज देन देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज आल्सो कनेक्टेड इन सीरीज। तो ये फार्मूला आ जाएगा इनके लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का। ये तो हो गया हमारे पास में इक्विवेलेंट ईएमएफ और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए। अब देखो इसके कुछ एक स्पेशल केस हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, हम उसको भी लेके चलते हैं यहाँ पर। अगर हम यहाँ पर ये जो सेल्स थी इनको हमने कैसे जोड़ा हुआ है? एक सेल के नेगेटिव को अगली सेल के पॉजिटिव से। यदि हम इसको उल्टा कर दें, इस प्रकार से कनेक्ट कर दें, एक सेल के नेगेटिव को अगली सेल के नेगेटिव से कनेक्ट कर दें। देखो ये केस आया मेरे पास में, इस सेल का नेगेटिव, इसको मैंने अगली सेल के नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया। अब जो इक्विवेलेंट ईएमएफ आएगी, ई इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होगी? E1 माइनस E2। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा दैट इज इक्वल टू R1 प्लस R2। ये इसमें आपको ध्यान रखना है कि इक्विवेलेंट ईएमएफ तो क्या है? E1 माइनस E2 और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो होगा R1 प्लस R2। क्योंकि रेजिस्टेंस को हम चाहे यूं जोड़े चाहे यूं जोड़े, रेजिस्टेंस में किसी भी साइड का मैटर नहीं करता है, दोनों तरफ से रेजिस्टेंस इक्वली वर्क करता है। सो सेल्स को चाहे हम इस तरीके से जोड़ें या इस तरीके से जोड़ें, रेजिस्टेंस के लिए सेम फार्मूला है। लेकिन एक सेल के नेगेटिव को अगली सेल के नेगेटिव जोड़ देंगे तो उस केस में इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या आ जाएगी? E1 माइनस E2। जैसे मान लो ये सेल 7 वोल्ट की हो, ये सेल 4 वोल्ट की हो, तो यहाँ पर जो इक्विवेलेंट ईएमएफ होगी वो कितनी होगी? 7 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 3 वोल्ट। तो ये तो हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन। दूसरा जो कॉम्बिनेशन है वो है सेल्स इन पैरेलल। देखो हम सेल्स को पैरेलल में कब बोलेंगे? हमने एग्जांपल ले रखा है, हम 2 सेल्स की बात करते हैं।
ये डायग्राम में मैंने दो सेल ले रखी, एक सेल EMF E1, दूसरी सेल की EMF E2। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1, इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस R2। अब देखो प्रत्येक सेल का पॉजिटिव, इस सेल का पॉजिटिव और इस सेल का पॉजिटिव, दोनों को एक कॉमन पॉइंट से जोड़ दिया। इसी प्रकार से इसका नेगेटिव और इसके नेगेटिव, दोनों को एक कॉमन पॉइंट B से जोड़ दिया। तो इस प्रकार का जो कॉम्बिनेशन है कि हमारे पास में कितनी भी सेल हो, सभी का एक टर्मिनल एक कॉमन पॉइंट से दूसरा टर्मिनल दूसरे कॉमन पॉइंट से जोड़ दें, तो इस प्रकार का जो कॉम्बिनेशन है वो क्या कहलाता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। जैसे हम ये बात करते हैं, सपोज ये हमारे पास में तीन सेल है, इन तीनों के जो पॉजिटिव है इसको तो एक पॉइंट से जोड़ दें, तीनों के नेगेटिव को एक पॉइंट से जोड़ दें, तीनों का पॉजिटिव एक पॉइंट से जोड़ देते हैं, तीनों के नेगेटिव को एक पॉइंट से जोड़ देते हैं, तो ये जो कॉम्बिनेशन कहलाएगा। अब ये वाला कॉम्बिनेशन बन जाएगा कि इनका एक का पॉजिटिव इधर एक का नेगेटिव, फिर इसी प्रकार इसका पॉजिटिव यहाँ लिया है, इसका नेगेटिव यहाँ लिया है। दिस कॉम्बिनेशन इज नोन एज पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब देखो हमें पहले की तरह ही जैसे हमने सीरीज में पढ़ा था कि सेल्स को यदि हम पैरेलल में जोड़ते हैं तो इक्विवेलेंट EMF क्या आएगी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, हमें ये निकालना है। तो मान लेते हैं भाई पॉइंट A और B के बीच में जो दोनों सेल हैं ये किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में। सपोज जो फर्स्ट सेल है ये जो करंट सप्लाई करती है वो मान लेता हूं मैं I1, सेकंड सेल जो करंट सप्लाई करती है वो मान लेते हैं I2। तो हम ये कह सकते हैं कि यहां से हमारे पास में जो टोटल करंट आएगा दैट इज इक्वल टू I। सो वी कैन से दैट I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, ये आएगा टोटल करंट सप्लाइड बाय दीज टू सेल्स। अब मान लेते हैं भाई A और B के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, लेट V इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B। पॉइंट A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को आपने V मान लिया। अब दोनों सेल पैरेलल में, दोनों का इसका भी एक टर्मिनल A पे, इसका भी टर्मिनल दूसरा टर्मिनल B पे, इसका मतलब दोनों सेल के लिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, सेम। अब यदि हम फर्स्ट सेल के लिए ये वाला रिलेशन यूज करते हैं, V इज इक्वल टू E1 माइनस में I1 R1, यूजिंग रिलेशन V इज इक्वल टू E माइनस IR, हमने पॉइंट A और B के बीच में फर्स्ट सेल के लिए रिलेशन निकाला यहाँ से। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि यदि इस माइनस I1 R1 को इधर ले आते हैं, माइनस I1 R1 को इधर ले आया और इस V को इधर लेके चलते हैं, क्या बनेगा E1 माइनस V। और यदि यहाँ से मैं I1 निकालता हूँ तो I1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, E1 माइनस V अपॉन में R1, ये तो आ गया I1। इसी प्रकार से यदि हम जो सेकंड सेल है, ये वाली जो सेल है हमारी जिसकी EMF E2 है, इसके लिए भी सेम फार्मूला हम यूज करते हैं। इसके लिए मैं फार्मूला यूज कर लेता हूँ, V इज इक्वल टू E2 माइनस में I2 R2। और यदि यहाँ से हम इस माइनस I2 R2 को इधर ले आते हैं, माइनस I2 R2 इज इक्वल टू इस V को इधर ले आओ, E2 माइनस में V, और यहाँ से I2 निकाल लेते हैं, I2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, E2 माइनस V अपॉन में R2। इसको मान लेते हैं सेकंड और इसको मान लेते हैं हम थर्ड। देखो अब सेकंड और थर्ड को हम वापस फर्स्ट में यूज कर लेते हैं, सेकंड और थर्ड। सेकंड और थर्ड में हमने क्या निकालना है, I1 और I2 की वैल्यू निकालनी। I1 की ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर रहा हूँ मैं I की जगह, और I2 की ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। देखो हमारी जो फर्स्ट है क्या बन जाएगी, I इज इक्वल टू I1 की जगह पुट कर देते हैं E1 माइनस V अपॉन में R1 प्लस I2 की जगह E2 माइनस V अपॉन में R2। अब इसमें से जो E1 वाली जो टर्म है उनको एक साथ कर लेते हैं और V वाली जो टर्म है इनको एक साथ कर देते हैं। देखो इसको मैं यूं लिख सकता हूँ, I इज इक्वल टू E1 अपॉन में R1 और यहाँ से प्लस
E2 अपॉन R2। एक तो ये टर्म आ गई, बाकी क्या बचे यहाँ से माइनस का V अपॉन R1 और यहाँ से बचेगा माइनस का V अपॉन R2। दोनों में से माइनस V तो कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। अब देखो ये जो हमारे पास में रिलेशन आया है इसको थोड़ा सा आगे और हल कर लेते हैं। I इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एलसीएम लेके इसको हल करेंगे, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2 माइनस में V और ये आ जाएगा R2 प्लस R1 अपॉन R1 R2। हमें इसको किस फॉर्म में लेके आना है, हम इसको इस फॉर्म में लेके आना चाहते हैं, V इज इक्वल टू E माइनस आई आर, क्योंकि जब हम इक्विवेलेंट ईएमएफ कंपेयर करेंगे तो हमें ये वाला फार्मूला चाहिए। तो इस फार्मूले को निकालने के लिए देखो ये जो पहले जो V है इसको इधर ले आता हूं मैं, या हम इसको V को इधर ले आते हैं, क्या बनेगा ये V इंटू R2 प्लस R1 अपॉन में R1 R2 इज इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2 माइनस में I। इस I को इधर ले आए, इस टर्म को इधर ले आया। अब देखो ये हमारे पास में V इधर तो आ गया, लेकिन V अकेला नहीं है, V के साथ में क्या है R2 प्लस R1 अपॉन R1 R2। यदि हम यहाँ पर प्रत्येक टर्म को इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये जो टर्म है इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं। देखो क्या कह रहा हूं मैं, हमारे पास में क्या था V इंटू में क्या है R2 प्लस R1 अपॉन में क्या है R1 R2। प्रत्येक टर्म को ये वाला जो फैक्टर है इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हैं, R1 R2 अपॉन R2 प्लस R1 इज इक्वल टू ये आ जाएगा E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन में R1 R2 और इसको मल्टीप्लाई करना है इस फैक्टर से इनटू R1 R2 अपॉन में R2 प्लस R1 माइनस में रहेगा था हमारा I को भी इससे मल्टीप्लाई करेंगे I इंटू R1 R2 अपॉन में R2 प्लस R1। तो देखो यहाँ पर जो हमारे पास में फाइनल जो रिजल्ट बच जाएगा, हम ये कहते हैं कि ये तो प्रत्येक टर्म कैंसिल हो जाएगी, यहाँ तो रह गया V इज इक्वल टू यहाँ पर R1 R2 ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन में R2 प्लस R1 माइनस ये टर्म यूं क्यों आ जाएगी, माइनस में I इंटू में क्या है R1 R2 अपॉन R2 प्लस R1। सो इस सारे को मैं मिटा देता हूँ ताकि थोड़ा काम इजी हो जाएगा हमारा। हमारे पास में ये फॉर्म आ गई V इज इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R2 प्लस R1 माइनस में I इंटू R1 R2 अपॉन में R2 प्लस R1। अब देखो अगर हम ये कह दें कि ये जो सेल दोनों सेल मिलकर पोटेंशियल डिफरेंस कितना क्रिएट करती है V, इन दोनों के इक्विवेलेंट ईएमएफ मैं मान लेता हूँ लेट E इक्विवेलेंट इज इक्विवेलेंट ईएमएफ दिस टू सेल्स, और दोनों मिलकर करंट I सप्लाई करते हैं, इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मान लेते हैं R इक्विवेलेंट। सो हम जो इक्विवेलेंट सर्किट के लिए वी कैन राइट V इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट माइनस में I R इक्विवेलेंट। यदि हम इस रिजल्ट और इस रिजल्ट दोनों को कंपेयर करें
तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? वी कैन से दैट E equivalent is equal to this factor, that is we can say that E equivalent is equal to क्या आएगा? E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन में क्या है इसके? R2 प्लस R1। इसी प्रकार दोनों में आई तो सेम है। R इक्वलेंट जो आया, R इक्वलेंट क्या आ जाएगा? R1 R2 अपॉन में R2 प्लस R1। ये हमने सेल्स को पैरेलल में जोड़ने के बाद में इक्वलेंट ईएमएफ और इक्वलेंट रेजिस्टेंस के लिए फार्मूला निकाला। यदि दो सेल हो हमने इक्वलेंट ईएमएफ और इक्वलेंट रेजिस्टेंस के लिए फार्मूला निकाला। इसको हम थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं। देखो हमने ये निकाला R इक्वलेंट, यदि इसका मैं रेसिप्रोकल ले लेता हूं तो 1 अपॉन R इक्वलेंट, इसका रेसिप्रोकल लिया, ये क्या बनेगा? R2 प्लस R1 और अपॉन में क्या आ जाएगा? R1 R2। इसको हम यूं भी कह सकते हैं कि 1 अपॉन R इक्वलेंट, इस रिजल्ट को हम ये कह सकते हैं दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। और ये हमने पढ़ा हुआ है यदि रेजिस्टेंस दो रेजिस्टर R1 और R2 पैरेलल में हो तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का फार्मूला क्या है? 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। तो इसका मतलब यहाँ से हमने क्या प्रूव कर दिया? यदि सेल पैरेलल में कनेक्ट होती हैं तो उनका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो भी पैरेलल में कनेक्ट हो जाएगा, अपने आप ही उनका इंटरनल रेजिस्टेंस किसमें आ जाएगा? पैरेलल में। यहाँ से ये हमने प्रूव कर दिया। अब देखो यहाँ से हम बात करते हैं, ये जो रिजल्ट है इसको हम लेके चलते हैं। यदि हमारे पास में दो ही सेल हो तो उनकी इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालने का फार्मूला क्या आ गया? पहली सेल की ईएमएफ गुणा दूसरी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस में दूसरी सेल की ईएमएफ और पहली सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस और अपॉन में क्या है? दोनों सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस का सम। लेकिन दो की जगह यदि 3 सेल होती, 4 सेल होती, n सेल होती तो इक्विवेलेंट ईएमएफ हम कैसे निकाल पाते? तो उसके लिए क्या करते हैं, इसको हम और आगे समझते हैं। यदि हम इस रिजल्ट को इससे भाग कर दें, कहने का मतलब यदि मैं E इक्विवेलेंट को R इक्विवेलेंट से डिवाइड कर देता हूँ, इसको इससे डिवाइड करेंगे, स्टॉप कर रहे हैं। ईएमएफ को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे। देखो जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? ये R2 प्लस R1 ऊपर जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा हमारे पास में? E1 R2 प्लस E2 R1। और जब इसको डिवाइड किया तो जो R2 प्लस R1 तो कैंसिल हो गया, बटे में क्या रह गया? R1 R2। और ये कहते हैं कि E इक्विवेलेंट अपॉन में R इक्विवेलेंट। देखो इसको अलग अलग कर लेते हैं। E1 R2 अपॉन में क्या? R1 R2। R2 से R2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? E1 अपॉन R1। इसी प्रकार से इसके बटे में ये करेंगे E2 अपॉन में R2। सो we can say that E equivalent upon R equivalent is equal to E1 upon R1 plus E2 upon R2। इसी प्रकार से यदि n सेल होती तो ये मेरे पास में एक फार्मूला आ जाता है n सेल की इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालने के लिए। क्या फार्मूला आता है? E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 एंड सो ऑन En अपॉन में Rn। ये सारा निकालते और इस R इक्विवेलेंट में भी हम इससे मल्टीप्लाई कर देते तो क्या आ जाएगा? E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस En अपॉन Rn। और इस R इक्विवेलेंट को इधर मल्टीप्लाई में ले आते तो क्या आ जाता? n सेल्स की इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालने के लिए हमारे पास में एक फार्मूला आ जाता है। अब देखो यदि हम बात करते हैं, सपोज इफ सेल्स आर आइडेंटिकल, जैसा हमने पहले माना था कि यदि सेल आइडेंटिकल हो
दोनों सेल की ईएमएफ सेम हो, दैट इज E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू E, रेजिस्टेंस R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R। आइडेंटिकल है तो ईएमएफ भी सेम होगी, रेजिस्टेंस भी क्या होगा, सेम होगा। तो इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या बनेगी, E1 R2 की जगह सिंपली क्या आ जाएगा, ER प्लस ER अपॉन में R प्लस R, दैट इज इक्वल टू 2R, दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ER अपॉन में 2R, 2 से 2 कैंसिल, R से R कैंसिल, E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना आ जाता, E, दैट इज इक्वल टू EMF ऑफ एनी वन सेल। यदि हम n सेल्स को और जो आइडेंटिकल हो उनको हम पैरेलल में जोड़ देंगे तो इक्विवेलेंट EMF क्या आ जाएगी, किसी एक सेल की EMF के बराबर आ जाएगी। तो ये था डियर स्टूडेंट्स हमारे पास में ग्रुपिंग ऑफ सेल्स इन सीरीज एंड पैरेलल। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स।